मेरी 2 बेटियां थी, उनमें से एक ईश्वर की दया से है पद्मिनी, और आपकी बेटी के बराबर मेरा ग्रैंडसन है सरिता जी। 10 साल का है वो। हालांकि मेरी बेटी की बहुत, हाँ, मेरी बेटी ने बहुत कम एज में शादी कर ली थी और बहुत जल्दी उसको मतलब 1.25 साल के अंदर बेटा हो गया था। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास एक फरिश्ता है नन्हा सा। तो जो बड़ी बेटी चारू जो नहीं रही, उसकी स्मृति में बाद में क्या होता है कि जब आपके अंदर बहुत ज्यादा पीड़ा होती है तो आप तरह तरह से उससे निजात पाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कविताओं में काफी अपनी पीड़ा निश्रित की, लेकिन फिर बाद में मैंने कोशिश की कि मैं एक उसके नाम से ट्रस्ट बनाकर, चारू फाउंडेशन ट्रस्ट, और उसके कुछ कार्यक्रम करूं। तो मैंने कार्यक्रम भी किए काफी। पहले तो मथुरा में ही मैंने उसके विद्यालय में ही शुरू किया। एक बाल कवि दरबार करवाया मैंने वहां, और उसमें मुझे सभी का सहयोग बड़ा मिला। कविता से जुड़े लोगों ने खूब हमेशा सहयोग किया, तो वो करवाया। लेकिन मैं इतनी ज्यादा दुखी हो जाती थी वहां जाकर कि मैं सहज नहीं रह पाती थी। तो मैं वो शहर भी छूट गया खैर। और मैं उसके बाद मैंने यहाँ भी कुछ गोष्ठियां, एक बड़ा कार्यक्रम भी करवाया था यहाँ पे कौशाम्बी कौशाम्बी गाजियाबाद में, जब मैं रहती थी इंदिरापुरम में। फिर क्या हुआ कि वो हो नहीं पाता है। उसके कई कारण हैं कि मेरा एक तो जीवन ऐसा रहा है कि मैं बेटी के बाद जब परिवार टूट गया, सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया, तो मैंने फिर कवि सम्मेलनों को ही वो बना लिया। जब मैं थोड़ी सी सहज हुई तो कवि सम्मेलनों में बहुत जाने लगी, जिन कवि सम्मेलनों को मैं बहुत हेय दृष्टि से देखती थी और मैं ये मानती थी कि जो ग्रेसफुल महिलाएं हैं उनको मंच पर नहीं होना चाहिए। या तो मेरी परवरिश कह लीजिए कि इस वातावरण में हुई थी, या मेरी पुरानी सोच कह लीजिए, या ये कि जो मंचों पर थोड़ी हल्की बातें भी कभी कभी हो जाती थी, वो मुझे अपने गरिमा के अनुकूल नहीं लगती थी। लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि जब मैं मंचों पर गई तो मेरे साथ बिल्कुल अलग व्यवहार हुआ और मुझे सम्मान मिला बहुत ज्यादा। तो अब ये हुआ है कि जब लॉकडाउन लगा, मैं इतनी ज्यादा यात्राएं करती थी सरिता जी की और मीनाक्षी जी, कि मैं अपने आसपास को कभी जान नहीं पाती थी, देख नहीं पाती थी। मैंने सामान्य महिलाओं की तरह जीवन ही नहीं जिया कभी। बीच में मैं लखनऊ रही तो वहां पर भी चूंकि सरकारी कार्य से मुझे राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, सलाहकार थी संस्कृति विभाग की और भारतेंदु नाट्य अकादमी की अध्यक्ष थी, तो जिम्मेदारियों के चलते कवि सम्मेलन थोड़े कम किए। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ महिलाओं, क्योंकि मेरा कभी महिलाओं से कोई बहुत जुड़ाव नहीं हो पाया, जैसे सबकी सहेलियां होती हैं या ग्रुप में लोग ये सब करते हैं, ऐसा कभी हो नहीं पाया। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मेरी कुछ कमियां हो सकती हैं, हो सकती हैं कि शायद मैं उनके तरह से नहीं सोच पाती, या जो भी कारण होंगे मुझे नहीं पता। तो वहां पर भी मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत ही मैं बेवकूफ बन जाती हूँ तो वहां पर कुछ ऐसा ही हुआ, बहुत अलग अलग दृश्य हुआ कि सभी लोग चाहते थे, सभी जितनी मैंने 20 25 30 महिलाएं जोड़ी थी, और उन सबको ये लगता था पता नहीं कि मेरे पास कितनी पावर है और मैं क्या कर दूंगी, जबकि मैं बहुत साधारण और ईमानदार महिला हूँ, 2 नंबर का कोई काम कभी करती नहीं हूँ। तो खैर वहां से आ गई और अब यहाँ हूँ। ये अब जो है इसका मैं ब्रीफ में उद्देश्य बता दूं आपको, आप दोनों ध्यान से सुनिएगा कि मेरी इच्छा ये है, कोशिश ये है कि मैं चारू फाउंडेशन ट्रस्ट में उसका रजिस्ट्रेशन करवाऊं प्रॉपर, और उसमें अपने जो यश भारती से मुझे 11 लाख रुपए मिले थे वो मैं जमा कर दूं, और उसकी ब्याज से मैंने बीच में बहुत तरह के काम करने की कोशिश की अपने मन की शांति के लिए। बेटी की तिथि पर लड़कियों को फीस देना, यूनिवर्सिटी की लड़कियां बहुत पैसे ले गई उसी में फीस का बता के, और कभी ना रसीद मिली ना कुछ हुआ, वो सब भी होता रहा। तो फिर मैंने आखिर में ये तय किया है अब कि मुझे उस काम में ध्यान देना चाहिए सिर्फ जिसमें मुझे आनंद मिलता है, जिसमें मुझे खुशी मिलती है और जो मेरी समझ में भी आता है। अब जैसे जो किसी की आर्थिक मदद करना वाला विषय ना, मैं उसमें बेवकूफ बन जाती हूँ। मुझे गलत चीजों पर
ये नहीं कर पाती मैं कि मैं स्ट्रेट मना कर दूं या इस तरह, तो मुझे लगता है लोग मेरा उल्लू बना रहे हैं। तो मैंने ये बहुत चाहा बार है अब कि हम जी ये मैं कह रही हूँ, ऐसा बहुत बार हो ही जाता है हाँ, हुआ कभी। है मेरे साथ, बहुत हुआ है, मैं अब डिटेल नहीं बताना चाहती उसका। तो हम्म। अभी मेरी इच्छा ये थी कि हम, चूंकि कविता की वाचिक परंपरा में ही मेरी रुचि है, मेरे पिता भी छंद लिखा करते थे, कविताएं लिखते थे, लेकिन वही वातावरण था हमारे यहाँ कि कविता को कभी गर्व की चीज नहीं माना गया। उसको अरे क्या टाइम खराब करते हो, मतलब डांट मार इसका वो था। और मेरी जो नन्ही सी बेटी जो चली गई 9 बरस की आयु में, उसने भी अपने जाने से कुछ दिन पहले एक तुकबंदी नुमा कविता लिखी थी। और मेरी कविताएं वो सस्वर पढ़ा करती थी, उसे याद थी काफी, क्योंकि मैं तो बचपन से लिख रही थी कविताएं। तो फिर मैंने ये तय किया है, चाह रही हूँ कि हम अपनी, मेरा जो ट्रस्ट है, हम अपना ये ग्रुप बनाकर, अगर इसमें से कुछ लोग स्वांतः सुखाए निकल कर आए जो कविता में रुचि रखते हों, और चूंकि मेरे पास कोई मैन पावर या मेरी कोई सहयोगी नहीं है कतई, क्योंकि किसी से मैंने कभी जीवन में रिश्ते बनाए नहीं इस तरह के, की यात्राएं करते रहे, बस आयोजकों से दूर दूर के बुलाने पे चले जाते रहे। और जो मंचीय कवि होते हैं वो सब तो देखिए दूर दूर शहरों में रहते हैं, और वो इस तरह के आयोजन में कोई आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि हम कुछ मासिक या द्विमासिक गोष्ठियां करके एक ऐसी टीम तैयार कर पाए कि जो वर्ष में एक बड़ा कार्यक्रम हम चारू फाउंडेशन ट्रस्ट का करें, और वो कविता का ही कार्यक्रम हो, उसका स्वरूप हम बाद में सब मिल बैठ के तय करते, और उसमें हम एक सम्मान भी किसी गीतकार महिला को या पुरुष को, या जैसा सबकी राय होती कि पुरुष महिला का भेद नहीं भी रखा जा सकता है, तो वो मैंने चाहा है कि वो हम कार्यक्रम शुरू करें कि एक किसी बड़े रचनाकार का, या जो बहुत अच्छे लिखते हैं लेकिन उनकी उतनी बड़ी पहचान नहीं बनी, ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो मेरे मन में बड़ी ये है पीड़ा कि उनको एक पहचान मिल सके। तो ये रफ एंड टफ एक मेरे पास एक रफली कहना चाहिए एक ये विचार था। मुझे पता नहीं कितना मैं कन्वे कर पाई आप लोगों को। नहीं, कन्वे हुआ दीदी, पूरी तरीके से कन्वे हुआ। अब आगे वो किस तरह से प्रैक्टिकली, किस तरह से हम जब समय के साथ कैसे कैसे वो आगे हो पाएगा, वो तो आगे की हाँ, बात है, बट एक समझ में और तो बात ना कि हमें जब आया। इस गोष्ठी के लिए 3 लोगों के अलावा कोई नहीं जुड़ पाया, मैं इसलिए भी ग्रुप बना के जांचना चाहती थी कि मैं अगर कंधे पे उठा लूं एकदम और फिर ना कर पाऊं, हम्म। तो वो फिर बड़ी स्थिति खराब होगी। तो हमें इस बहुत बार मैं आगे बढ़ के चुप बैठ चुकी हूँ, क्योंकि सहयोग नहीं मिल पाता है, और कोई सहयोग करेगा भी क्यों, कोई कारण होना चाहिए उसके लिए। तो मुझे लगा कि कविता का जुड़ाव जो है वही शायद कारण बन जाए। तो मैंने सोचा कि कुछ महिलाओं को जोड़ा जाए, और एक चारू फाउंडेशन ट्रस्ट के कार्यक्रम के लिए हम कुछ ऐसा अभी से शुरू करें। मेरी इच्छा ये है कि नवंबर में हम करें, या शरद पूर्णिमा के आसपास करें, गीत चंद्रिका ऐसा कुछ करें, गीतों का कार्यक्रम करें, कविता का कार्यक्रम करें। तो ये एक रफ मेरा आइडिया है, और मैं चाहती ये थी कि हम सब जब बैठते तो कविता से अलावा थोड़ी बातचीत करते, तो उसमें लोगों के सुझाव आते और बात हाँ। निकल के आती। लेकिन ये मैं आपसे क्या मैं इस चीज को करूं कि मुझे निराशा है इस बात की कि हम 3 ही लोग जुड़े हैं इस गोष्ठी में। हालांकि जो 2 जुड़े हैं मेरे अतिरिक्त, वो मेरे लिए बहुत बड़े संबल भी हैं कि 2 तो जुड़े हैं कम से कम। लेकिन ये देख लीजिए आपकी नहीं, कार्यक्रम करने के लिए। जी नहीं दीदी, शायद ये शुरुआत में चीजें जो है हमेशा शायद समय लेती हैं, और कई मेरे बार पास कोई तंत्र नहीं है, मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है ऐसा कि मैं कर सकूं। मेरे को किसी से पैसा नहीं लेना है और ऐसा कुछ नहीं करना है। एक और उद्देश्य था कि यहाँ धीरे धीरे अपनी गोष्ठियों से मैं अपनी सोसाइटी में एक वातावरण बन पाता अगर, तो हमें अपने कार्यक्रमों के लिए ऑडियंस तैयार करने का एक मौका मिलता, जो कम से हाँ। कम 100-200 लोग सुनने वाले भी हों वहां पर कार्यक्रम करें, तो हम जो बड़े कार्यक्रम। तो हमारा क्लब हाउस थोड़े दिनों में तैयार हो रहा है, यहाँ पर काम चल रहा है। तो ये सारी बातें थी। लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मुझे कुछ
और तरह से सोचना चाहिए शायद। सरिता जी आप बताएं प्लीज, कैसे इसमें मेरे को क्या करना चाहिए? दीदी आज एक काफी बड़ा त्योहार भी है, आज शीतला माता का दिन है, बासोड़ा पूजते हैं ना हम लोग उत्तर भारत में। हाँ हाँ तो हाँ, जी हो जी जी। सकता है इस वजह से भी लोग ना जुड़ पाए हों, ये एक नहीं, समय लेकिन जब घर आने की बात थी तो सभी लोग तैयार थे, आपकी हस्ती ऐसी है, ज्यादातर लोग हैं। आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है, लोग आपसे मिलने आना ही चाहेंगे। नहीं नहीं, वो खैर कोई बात नहीं, लेकिन इस व्यक्तित्व में यदि मैं विनम्रता पूर्वक यदि इस बात को स्वीकार भी करूं तो फिर कुछ रिजल्ट निकल कर आना चाहिए ना। काम जो हम करना चाहते हैं उसके लिए कुछ हम लोग एकजुट हो पाए, कुछ सलाह मशवरे हो पाए, कोई मेरे साथ जिम्मेदारी बांटने वाले अगर कुछ लोग थोड़े से मिलें तब तो कोई अच्छा रहेगा। आ जाएंगे, वरना तो धीरे धीरे आएंगे। तो ये था। चलिए मनीषा, सरिता जी आप संचालन करें, मनीषा जी इनको मीनाक्षी जी को सुनते हैं, फिर आपको सुनेंगे। एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब मैं कॉलेज में थी, नौकरी करती थी, वहां मैं लाइब्रेरी में थी जी अच्छा। और पीएचडी मेरी चल रही थी। मैं बड़े संघर्ष थे तो जो नौकरी मिली वो ले ली थी मैंने वहां पर। तो वहां एक विनय लक्ष्मी जी थी जो संस्कृत की प्रवक्ता थी, और वो जब मेरी कविताएं सुनती थी, मैं घनानंद को जब पढ़ती थी, लाइब्रेरी का एक कारण ये भी था कि मुझे पढ़ने का भारी शौक था और किताबें खरीदने की इतनी हैसियत नहीं थी कभी। तो मैं पढ़ती थी तो रोने लगती थी घनानंद को पढ़कर और कुछ अच्छे कवियों को पढ़कर। तो वो मुझे कहा करती थी कि सरिता तुम तो संस्कृत में कर लो, अद्भुत वो मिलेंगे तुम्हें यहाँ पर। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप संस्कृत की विदुषी हैं और आपने तो सब शाकुंतलम और सब कुछ पढ़ा होगा। जी और मैं तो विज्ञान की विद्यार्थी थी पहले, फिर इकोनॉमिक्स में एमए करने वाली थी, लेकिन किसी ने मेरी कविताएं देखी तो सुनी रेडियो पर, तो ये कहा कि नहीं आपको तो हिंदी में ही करना चाहिए, तो मैंने फिर हिंदी में किया, पीएचडी की हिंदी में, एमए हाँ की। हाँ दीदी, कई बार ऐसा हुआ, जैसे मेरी नई नई शादी हुई थी, तो ये एक रुचिकर प्रसंग है इसलिए सुनाती हूँ। तभी कुछ समय के बाद मेरे मामा ससुर का फोन आया कि अरे सरिता तुम कवि सम्मेलन में भाग ले रही हो। मैंने कहा नहीं। बोले नहीं, तुम्हारा न्यूज़पेपर में नाम आया है। मैंने बताया वो दूसरी सरिता शर्मा जी है, मैं नहीं हूँ। देखिए बताइए। जी, आपके नाम से कई बार लोग मुझे समझ लेते थे कि मैं वही सरिता शर्मा हूँ जो लाल किले से कविताएं पढ़ती है। ओ कितनी अच्छी बात है, देखिए हैं। लेकिन बड़े देर से हम जुड़े, लेकिन बहुत देर। सुरेंद्र आप शर्मा जी है ना जो हास्य कवि, उनसे हमारा पारिवारिक परिचय है। मेरे दादाजी के वो मित्र हैं, हरियाणा संस्कृत अकादमी के डायरेक्टर थे दादाजी। तो अच्छा अच्छा। उनसे मेरी मुलाकात जब हुई, मैंने आपके विषय में चर्चा की, उन्होंने बताया था बड़ी अच्छी है, मृदु भाषिणी है, और कभी मिलवाऊंगा उनसे। तो लेकिन कभी हालांकि उन्होंने मृदुभाषिणी बहुत गलत कहा था। आवश्यकता पड़ने पर मेरे जैसी स्ट्रेट और शुष्क कोई नहीं है, मतलब स्पष्टवादिता मेरी बहुत कष्ट दे जाती है कई बार। वो सुरेंद्र जी से भी हो चुकी है एक आध बार, कोई गलत बात अगर उन्होंने गलत चीज की तो मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि नहीं सुरेंद्र जी ये गलत है। और जी अच्छा। ये नहीं उनका लेकिन बड़प्पन है और महानता है कि उन्होंने मृदुभाषिणी कहा आपसे। पर चलिए, मुलाकात आपसे देखिए अब हुई इतने वर्षों के बाद। आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट शायद बहुत लेट भेजी, थोड़ा पहले भेज देती। हाँ फेसबुक। ये गलती हो गई। हाँ, फेसबुक से ही तो मिले हम। जी जी जी। उस समय मुझसे किसने, कमला नेहरू से किसने संपर्क किया था मुझे याद नहीं आ रहा है। हिंदी डिपार्टमेंट से आया होगा दीदी, हो संगीता। सकता हाँ है। मैं तो संस्कृत पढ़ाती हूँ ना, हिंदी वाले कवि सम्मेलन करवाते हैं। जी जी जी, मेरी बहन की बेटी आ गए थे वहां सुनने, तो ऐसा कुछ हुआ था, मुझे याद आ गया इसलिए। वो अच्छा। वहीं किसी और में पढ़ती थी, किसी निकट के कॉलेज में। गार्गी में आपने बताया था कि गार्गी में आपकी बेटी है। बहन की बेटी है वो। बहन की बेटी है वो, अच्छा। हाँ, वो आई हुई थी वहां पर। अच्छा, और आपके पड़ोस में हमारा एक फ्लैट भी है दीदी, एनआरआई रेजिडेंसी है ना जो हाँ आम्रपाली हाँ के हाँ, बिल्कुल पास में ही, वहाँ हमारा फ्लैट है। बिल्कुल बगल में, जी दीदी। वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हाँ हाँ बिल्कुल पास है। अरे, तो आप लोग का वहां इरादा है क्या शिफ्ट होने का? हाँ, अभी तो नहीं है दीदी, किराए पे ही दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ हम लोग अच्छा, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो यहीं रहेंगे अभी तो। नहीं बेटी छोटी है तो उस लिहाज से ज्वाइंट फैमिली अच्छी है आपके लिए।
जी दीदी। आपके सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आपके पतिदेव सुनते होंगे, हाँ जी। तो सुप्रीम कोर्ट में होली के अवसर पर 2 ही बार कवि सम्मेलन हुआ है, बड़ा बड़ा वाला जो पंडाल वाला होता है, 2 या 3 बार। जी और जी, दोनों तीनों बार कवियत्री मैं ही गई हूँ वहां पर। बहुत सुंदर। एक बार तो टीम भी मैंने ही बनाई थी, विक्रांत यादव जब वो थे, विक्रांत यादव जब वो थे, क्या कहते हैं, बार एसोसिएशन के। अच्छा। मीनाक्षी जी, आपको कविताएं सुनानी है, डायरी खोल लीजिए। दीदी हमारे साथ मीरा जी भी जुड़ी हुई है। मीरा हाँ, जी। इनको हाँ, अच्छा अच्छा, मीरा जी दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? मीरा जी नमस्कार। 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 मीरा जी, मैं सरिता शर्मा हाँ, मैं 1, सुन रही थी जी मतलब आपको। हाँ आम्रपाली वाली, और वो जो हाँ, दूसरी है वो सरिता शर्मा है, हमारी छोटी बहन है, और नमस्कार, मीनाक्षी दोनों जी को हैं। नमस्कार। जी। और नमस्ते आपको बहुत बहुत। नमस्कार। ये मीरा जी वही हैं जिन्होंने बहुत समाज का कार्य किया है, लिखा है उस पर जो। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, जी। अरे, ये हम मेरी एक ऊपर के फ्लोर पर, 13th फ्लोर मेरी पर मेरी, मासी हैं वो। हाँ, मेरी सखी है इनकी मासी। तो वो अच्छा। इनके हाँ बारे में बताया करती थी कि मीरा हैं, तो मैंने कहा उनको जोड़िए, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने उनको जानबूझ के नहीं कहा, क्योंकि आज उनके पति घर पे छुट्टी पे होंगे और हम्म। बेटी भी है, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, कविता जी को मैंने कहा नहीं। चलिए, 4 लोग नहीं हुए, नहीं, हम ये लोग मेरा काफी सौभाग्य है कि आप लोगों के साथ मैं जुड़ पाई, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि बीच में तो मैंने लिखना बिल्कुल छोड़ दिया था, और पहले मैं बहुत लिखती थी शादी के पहले। फिर ऐसा हुआ, जर्नलिज्म वगैरह भी किया, लेकिन मेरे हस्बैंड एक्चुअली लॉयर हैं, तो हमारी टाइमिंग्स कभी बैठे ही नहीं, इसलिए मैंने कभी ज्वाइन ही नहीं किया कहीं भी। और थोड़ा सा गेस्ट वेस्ट और घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उसको कैरी ऑन करते गई। लेकिन अब मैं फ्री हूँ, तो अब मैंने लिखना शुरू किया है। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैं भी साइंस की स्टूडेंट हूँ, और हिंदी की तरफ बचपन से रुझान था, तो बस थोड़ा सा लिख लेती हूँ। आप कितनी अब देर आप से लोग सुन रही हैं? अभी जस्ट ज्वाइन किया है, थोड़ी देर, 5-7 मिनट। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि ये कार्यक्रम आज का है, मैं कल सोच रही थी। मैंने सडनली व्हाट्सएप ऑन किया तो मैंने देखा। चलिए, बड़ी खुशी है कि एक चौथी सदस्य हमारे साथ जुड़ी हैं। मीरा जी, आपका स्वागत है। और सरिता जी बात कर रही थी संचालन, सबने सूक्ष्म परिचय अपना दिया, थोड़ी थोड़ी बातें की, और मैंने अपना उद्देश्य बताया कि मैं क्यों ये ग्रुप बनाकर काम करना चाह रही हूँ। तो वो हाँ फिर हाँ कभी बात होगी। तो हम कविताओं से शुरू करें, सरिता जी? जी दीदी, बिल्कुल ठीक है। अब तो 4 आप कविता संचालन कीजिए। मैं करूँ दीदी? मीनाक्षी जी और मीरा जी को सुनेंगे, फिर आपको सुनेंगे। ठीक है हाँ। दीदी। तो आज के इस कवि सम्मेलन में आप सभी कवित्रियों का स्वागत है। हमारे बीच हमारी बड़ी दीदी डॉक्टर सरिता शर्मा जी हैं, और जिनको अभी तक हमने सिर्फ मंचों से सुना था, आज हम उनके साथ लाइव कविताएं पढ़ेंगे। ये हम सभी का सौभाग्य है। और सबसे पहले मैं मीनाक्षी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने जो पंख एहसास के हैं वो हम सभी को महसूस कराएं। उन पंखों को, उन पंखों पे, उन पंखों के बहाने हम भी उड़कर कुछ यात्राएं करेंगे। कुछ भूतकाल की यात्राएं होंगी, कुछ भविष्य की यात्राएं होंगी, कुछ वर्तमान की चिंताएं होंगी। तो मीनाक्षी जी, आप आइए मंच पर और अपने एहसास से हम सभी को परिचित कराएं। पहले तो आप सभी जो यहाँ पर मेरे साथ में सुन रहे हैं लोग, उनको बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारा उनका आभार। मेरे लिए बहुत ज्यादा ये सौभाग्य की बात है कि मतलब सरिता दीदी और आप और मीरा जी, आप सबके सामने में अपना कुछ लिखा हुआ सुना पाऊंगी। क्योंकि अभी तक जो चीजें शौक में लिखते रहे, अब शायद सबसे पहले तो आपको ऐसा लगता है ना कि आपके घर में आपकी रिस्पेक्ट हो कि आप कुछ लिख रहे हैं। जैसा दीदी आप कह रही थी ना कि हम अपने लिखे को ही इज्जत नहीं दे पाते थे पहले। तो अभी जस्ट सुनाने से पहले एक बात बता रही हूँ कि जैसे मेरे हस्बैंड रुड़की से पास आउट हैं, तो अभी जैसे उनके कुछ फ्रेंड्स आते हैं या कुछ, तो अभी कुछ दिन पहले ही डिनर पर आए थे। हम लोग 1 साल पहले ही दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं। तो अब ऐसा होता है कि लोग जाने से पहले कहते हैं कि नहीं आप अपनी एक कविता सुनाइए, तो मुझे लगता है कि नहीं शायद कुछ अच्छा कर पा रही हूँ। तो मतलब एक सबसे पहले आपको घर में ही अप्रिसिएशन जब मिलता है तो वो ही सबसे बड़ी बात हो जाती है। अच्छी, रियली, बिल्कुल। उसके बाद बाहर जब जो होता है,
मैं सुनाती हूँ अपनी एक कविता आपको। अभी मैंने आपको दीदी भेजी भी थी, लेकिन अगर लाइव सुनाने को मिल रहा है तो शायद मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अभी स्वागत है, स्वागत है, अभी बंगाल में ना स्वागत चुनाव है। चल रहे हैं, और टीवी पर हम मतलब ये 1 महीने से इवन 2 मई जब तक ये रिजल्ट नहीं आएगा इलेक्शन का, तब तक ये बंगाल का चुनाव जो है ये बहुत ज्यादा ही चर्चा में है। मेरी एक छोटी सी डायरी है जो मैंने अभी बनाई हुई है, मैं उसमें कुछ भी होता है तो थोड़ा सा लिखती हूँ। ये मैं सुना रही हूँ आपको। अभी मैंने अपना YouTube चैनल भी 3 दिन पहले स्टार्ट किया है, उसमें ये पहली कविता है जो डाली है। तो ये जो एक्चुअली चुनाव कैसा होता है ना, उसमें जो भी चीजें हो रही हैं किसको किसी से भी मतलब नहीं है, और आप हारना जीतना सिर्फ इसी का एक महत्व रह गया है कि कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है, लेकिन जनता का क्या हो रहा है इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो एक जनता का जो दर्द है एक समेटने की कोशिश की है, वो सुनिएगा। बंगाल में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, अब रक्त में ये पाँव है। बंगाल में चुनाव है, अब रक्त में ये पाँव है। लाशों के इस समुद्र में जीवन की खेनी नाव है। बंगाल में चुनाव है, बस बिछ गई बिसात है, बस बिछ गई बिसात है। अब किसकी शह या मात है, जनता की जिंदगी पे तो निश्चित ही लगना दाव है। बंगाल में चुनाव है, बहुत सुंदर। प्रलोभनों की भीड़ है, प्रलोभनों की भीड़ है, फिर मन में क्यों ये पीड़ है। बुझते चिराग क्यों यहाँ, क्यों आंख में ये नीर है, क्यों आंख में ये नीर है। सेवा का कोई भाव है, सेवा का कोई भाव है, या मन में बस दुराव है। जनता को क्यों ये लग रहा बस कुर्सी से लगाव है, बस कुर्सी से लगाव है। और आगे है चुनाव देश भक्ति का, है चुनाव देश भक्ति का, या है प्रदर्शन शक्ति का, कर्तव्य से विरक्ति का, या शक्ति से आसक्ति का। कर्तव्य से विरक्ति का, या शक्ति से आसक्ति का। सब जीत की है आस में, बस है इसी प्रयास में। सब जीत की है आस में, बस है इसी प्रयास में। हर मूल्य पर विजय मिले, जनता रहे चाहे त्रास में, जनता रहे चाहे त्रास में। प्रपंचों का अब जोर है, प्रपंचों का अब जोर है, षड्यंत्र चारों ओर है। किस पर भरोसा हम करें, जनता में अब ये शोर है, जनता में अब ये शोर है। ये चुनाव है या रण कोई, ये चुनाव है या रण कोई, जीवन है या मरण कोई। क्यों कार्यकर्ता लग रहे यमराज के चरण कोई, यमराज के चरण कोई। मर्यादा न बाकी है कोई, मर्यादा न बाकी है कोई। न भाषा पे लगाम है, जनता की आस लुट रही, बस इतना ही अंजाम है, बस इतना ही अंजाम है। और आगे जुड़िएगा।
क्यों गोलियां है चल रही, क्यों गोलियां है चल रही, क्यों शीशे तोड़े जा रहे अपराधी संग नेता के, क्यों तार जोड़े जा रहे, क्यों तार जोड़े जा रहे। और जब चुनाव का मौसम आता है तो हर पार्टी को कोई ना कोई महापुरुष याद आता है और उनसे एक संबंध स्थापित होता है उनका। टैगोर का सगा कोई, टैगोर का सगा कोई, तो भक्त कोई बोस का, ये वक्त का तकाजा है, ना है पवित्र सोच का, ना है पवित्र सोच का। और बंगाल के चुनाव में एक शब्द है, शायद आप सबने बहुत सुना होगा, चुपे चाप वोट। हमेशा कि वोट डालना है लेकिन किसको देना है बोलना नहीं है। तो क्यों बोलने पे रोक है, क्यों बोलने पे रोक है, क्यों चुपे चाप वोट है, अभिव्यक्ति की आजादी पर क्या अब नहीं ये चोट है, क्या अब नहीं ये चोट है। कल जीत हो किसी की भी, कल जीत हो किसी की भी, पर मिट गए जो आज है, सर्वस्व जिनका लुट गया, अब उनकी किसको याद है, अब उनकी किसको याद है। कुरीति का अनीति का, कुरीति का अनीति का, या फिर है हार जीत का, कब तक चलेगा खेल ये अशुद्ध राजनीति का। और ये अंतिम पंक्तियां हैं, एक सवाल है मेरे मन में भी है और आप सबको उस सवाल के साथ छोड़ के जा रही हूँ। ये चुनाव एक यज्ञ है, ये चुनाव एक यज्ञ है, आहुति बना मनुष्य है, आहुति बना मनुष्य है, माँ बाप बूढ़े रो रहे, क्या ये नया भविष्य है, क्या ये नया भविष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत अच्छे मीनाक्षी जी बोलेंगी, सरिता जी बोलेंगी कविता पर। जी जी, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने वर्तमान की परिस्थितियों को काव्य के माध्यम से समझाया। और आओ बेटा आप नमस्ते करो। मैं अपनी एक बिटिया का परिचय करवाना चाहती हूँ दीदी आपसे। नमस्ते करो। हाँ जरूर। नमस्ते बेटा। ये गौरी है। हेलो। ठीक है आप खेल लो। तो ये जो चुनाव जो है वस्तुतः वर्तमान में इतनी विसंगतियां फैल गई हैं भारतीय समाज में, और भारत ही क्यों पूरी दुनिया में ऐसा है। अमेरिका इससे अछूता नहीं है। अमेरिका के चुनाव में जितना ड्रामा हुआ वो तो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। जी। और अब हमारे बीच मीरा जी है। मैं मीरा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने काव्य रस का आस्वादन हम सभी को कराएं। मीरा जी स्वागत है। मीरा जी आप शायद म्यूट हैं, कृपया। नहीं आ रही है। मीरा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ अगर कुछ मैं आप लोगों के सामने पहली बार बोल रही हूँ, अगर कुछ त्रुटि हो तो पहले ही माफी मांगती हूँ, क्योंकि इन्होंने इतना बढ़िया सुनाया है ना, मन बिल्कुल अंदर से। हेलो, मैं एक चीज बोलूं, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी। मेरी ना आवाज मुझे बहुत कांपती हुई लग रही थी और मुझे बहुत हेजिटेशन सा अंदर से हो रहा था, लेकिन हिम्मत करके बस सुना ले गई। आपने कविता सुनाई तो आपने। हाँ मीनाक्षी जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि आपने जब कविता सुनाई तो वो कविता अगर आपको आसपास कोई गुरु मिल जाए ना, जो थोड़ा सा मतलब कंटेंट है आपके पास कहने के लिए, जिसके पास कुछ वो कह ही लेता है किसी तरह, तो उसमें थोड़ी बहुत भी अगर वो हो जाए, थोड़ी सी कसावट आ जाए, थोड़ा सा उसका और रिफाइंड वो हो जाए, थोड़ा सा फिनिशिंग, तो आप लोगों के साथ तो बहुत अच्छे कार्यक्रम किए जा सकते हैं।
बहुत अच्छा पढ़ा आपने, मुझे अच्छा लगा आपको बहुत बहुत सुन। धन्यवाद दीदी। मतलब मेरा सारा गला जो है बैठा जा रहा था बिल्कुल। मतलब कि मैं वो आप लोग सबके साथ होता है, कोई बात पढ़ नहीं, रही हूँ कोई बात पहली बार। नहीं। आप अगली बार, भगवान करे जल्दी ही ये कोरोना थोड़ा कम हो तो हम घर पे जरूर ही रखेंगे गोष्ठी। अब मैं सच बता रही हूँ, बीच में बोल रही हूँ, परसों जाके मैं स्पेशली हल्दीराम से गुजिया लेके आई थी सबके लिए, क्योंकि मेरे यहाँ गुजिया बनती नहीं है। और मैंने बड़ी सोची थी चीजें, बहुत कुछ सोचा था। नई कुर्सियां इसलिए लेके आई कि सीटिंग अरेंजमेंट कम ना पड़े हमारे घर में, वो प्लास्टिक की कुर्सियां एक्स्ट्रा लेके आई थी। वो कविता जी के साथ ही गई थी, बाजार बाजार में जाके लेके आई थी। तो खैर वो तैयारियां वेस्ट नहीं जाएंगी, वो सब आपके साथ काम आएंगी, ऐसा विश्वास करती हूँ। जी मीरा जी। मेरी जो ये छोटी सी कविता है, ये औरतों की खूबसूरती के ऊपर है, क्योंकि क्या अभी बात, मुझे पता नहीं था तो मेरे सामने जो था वही मैं निकाल के लाई हूँ। बहुत सुंदर। मृगनयनी सी मृगनयनी सी मादक चंचल नैन कटार, देखे जो एक नजर उतर आए दिल के पार, देखे जो एक नजर उतर आए दिल के पार, न पिलाया करो तुम मदिरा नैनों के पास से, न पिलाया करो तुम मदिरा नैनों के पास से, तिसनगी सी जगती है तेरे वाचाल चक्षु कटार से, कमल नैनों की इन मादक पंखुड़ियों में खो सा जाता हूँ, कमल नैनों की इन मादक पंखुड़ियों में खो सा जाता हूँ, तेरी कंचन काया बदन महक कर मैं दीवाना सा हो जाता हूँ, तेरे कटीले अधखुले नैनों के हजारों प्रहार से, तेरे कटीले अधखुले नैनों के हजारों प्रहार से, रक्ताब उत्सुक आमंत्रण पर तेले आलिंगन व्यवहार से, रक्ताब उत्सुक आमंत्रण पर तेले आलिंगन व्यवहार से, कजरारे कामुक से चक्षु प्रेम सजल तेरे, कजरारे कामुक से चक्षु प्रेम सजल तेरे, हिरन गर्भ सा प्रेमाग्नि सम्माहित सब तुझमें, सर्प पास सा ये केस तेरे बांधने को है तैयार, सर्प पास सा ये केस तेरे बांधने को है तैयार, निशा सी इस अंधेरी रात में डसवाने को मैं बेकरार, ये मृगनयनी निगाहें कर जाती है दिल घायल, ये मृगनयनी निगाहें कर जाती है दिल घायल, बेध जाती है सजल सी निगाहें, दिल होता है थोड़ा पागल। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। ये और कुछ सुनाइए मीरा जी। एक उक्ति है, जब तक मीरा जी ढूंढ रही है तब तक, वो कहा गया जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो अभी हमारी कवि बहन बंगाल पहुंच गई थी, और इन्होंने मीरा जी का तो पुरुष के शरीर में इन्होंने अवतार ले लिया था। क्योंकि जो स्त्री की जो व्याख्या की है वो बड़ी ही बड़े ये एक्चुअली ये उपाधि मुझे एक जगह और मिली है। मैं एक जगह काव्य गोष्ठी में गई थी, तो वहां सारे जितने जेंट्स थे उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया कि एक स्त्री होकर के इतनी बड़ी परिभाषा आपने कह दी, तो अब हम क्या करेंगे। तो वही है, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी उस समय भी। होना वो कहते हैं ना, जो हो रहा है जो जहां सो हो रहा है, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा, होना चाहिए कब क्या कहा, व्यक्त करती है कला ही यह यहाँ। और काव्य ऐसी ही कला है। इसी बीच हमारी बहन मंजू शाक्य जी हमारे बीच आ गई हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। मंजू जी नमस्कार, मैं मंच की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। मंजू जी आप हमें 4 से ज्यादा जी। हाँ, उनका मैसेज आया है मंजू जी का, सभी को सादर प्रणाम। आवाज नहीं आ रही है। आवाज, हाँ कोई शायद कुछ समस्या हो। नहीं, हमारी तरफ से तो कोई समस्या नहीं है, हमने उन्हें अनम्यूट किया हुआ है। तो मीरा जी एक कविता और सुनाइए। हाँ, ये एक्चुअली कविता और एक ख्याल का थोड़ा सा मिश्रण है। ए चांद, ए चांद तू इकरार कर, ए चांद तू इकरार कर, तूने सब देखा था ना, ए चांद तू इकरार कर, तूने तो सब देखा था ना, उस दिन जब उसने हाथ थामा कसमें भी तो खाई थी ना, उस दिन जब उसने हाथ थामा कसमें भी तो खाई थी ना, तूने भी तो उस पर चांदनी थी बरसाई, तूने भी उस पर चांदनी थी बरसाई, मैंने उसकी सूरत में
मैंने उसकी सूरत में तेरी सूरत देखी थी, क्या ये मेरी कोई गलती थी, या क्या ये मेरी कोई गलती थी? दर्द सा जो महसूस था मेरे दिल में, दर्द सा जो महसूस था मेरे दिल में, निकल आती थी कुछ मोतियों से, निकल आती थी कुछ मोतियों से। मेरे साथ तू भी तो जागा था ना, मेरे साथ तू भी तो जागा था ना, ए चांद तू इकरार कर, तूने तो सब देखा था ना। उसकी याद में बहे जो आंसू थे, उसकी याद में बहे जो आंसू थे, तू भी तो बादलों के ओट में छिपकर रोया था, तू भी तो बादलों की ओट में छिपकर रोया था। कभी उससे मिलने की अगर होती थी ख्वाहिश, कभी अगर उससे मिलने की होती थी ख्वाहिश, तुझे मैं नजर भर देखा करती, तुझे मैं नजर भर देखा करती थी। ए चांद तू इकरार कर, ए चांद तू इकरार कर, तूने तो सब देखा था ना, मेरे उस निश्चल प्यार को तूने तो समझा था ना, ए चांद तू इकरार कर। बहुत थैंक यू। सुंदर। ये भी प्रेम के रस में भीगी हुई एक सुशीतल कविता है। मैं ज्यादा श्रृंगार रस ही लिखती हूँ, जी। गजल भी मेरी उसी में होती है। और ये देखिए, जो चांद बचपन में कहीं पढ़ा था मैंने, किसकी पंक्तियां हैं ये स्मरण नहीं हो रहा, कि बचपन में जो चंदा मामा था वही चांद हाँ, युवावस्था में महबूब बन जाता है। तो चांद तो सही वही बात। है, लेकिन भावनाएं बदल गई। और साक्षी के रूप में हम लोग, आप सब जानती हैं, हिंदू धर्म में अग्नि को साक्षी माना जाता है, उसी के चारों ओर फेरे लिए जाते हैं तो एक संबंध बनता है विवाह का। लेकिन आज आपकी कविता में चांद को आपने साक्षी बना दिया, तो वो भी एक नया नया परिवर्तन है। बहुत सुंदर। धन्यवाद। जी। हाँ। तो अब कविता दीदी आपको कैसा लगा? जी दीदी बता। मुझे आपकी कविताएं बहुत अच्छी लगी और सबसे अच्छी बात उसमें ये थी कि जो भावना का आवेग जो मैं अपनी कविताओं में हमेशा से महसूस करती हूँ, कि भावना की गहनता, सघनता, और मतलब मेरी कविताएं जितनी होती हैं वो भावना जब तक प्रगाढ़ न हो तब तक वो होती नहीं है। तो आपकी कविताओं का जो उत्स है, जो मूल है, वो कहीं भावना से ही फूटता है। तो निश्चित रूप से इससे आपके व्यक्तित्व का भी पता चलता है कि आप बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव महिला हैं। ऐसा ऐसा मुझे लगता है। और बहुत हाँ, बिल्कुल सही है। कल्पनाशील, बहुत ज्यादा। तो मुझे अच्छा हाँ, लगा आपको धन्यवाद। सुन के बहुत। जी जी। बहुत बहुत अच्छा। तो अब मैं, आपकी आपके इच्छा ये हो तो और प्रेरणा के सुना। दो शब्द, हाँ बिल्कुल मैं सुनाऊंगी, आप जितना बोलोगी मैं सुना दूंगी। आप ने कहा कि आप गजलें कहती हैं, तो कोई शेर याद हो तो सुनाएं। जी जी हाँ, एक मिनट। मुझे एक्चुअली याद नहीं रहती, मैं बोल के भूल जाती हूँ, मैं खोल के रखती हूँ तब तक। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है। तब तक मंजू जी को आमंत्रित करते हैं हम लोग, मंजू शाक्य जी को। सरिता जी और सबको मैं जरा सा हाँ। मंजू के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ थोड़ा सा, जी दीदी। क्योंकि इनमें अभी जितने लोग जुड़े हुए हैं उनमें व्यक्तिगत रूप से मैं जिनसे खूब मिली हूँ और जिन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ वो मंजू शाक्या हैं। तो मंजू शाक्या एक बिल्कुल घरेलू गृहिणी थी, और अचानक से इन्होंने कविता से जुड़ा। जब मंजू, तुम्हारा चेहरा पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा दूर रखो मोबाइल। हाँ। तो जब इन्होंने शुरू किया तो आप ये देखिए कि आश्चर्यचकित करने लगी ये, इतना अच्छा ये लिखने लगी। सबसे बड़ी बात तो कि इन्होंने जो छंद की बाधाएं होती हैं, जो मैं मीनाक्षी जी को कह रही थी, या कह रही थी कि थोड़ा सा फिनिशिंग की जरूरत है, तो मंजू आश्चर्यजनक रूप से बहुत पुष्ट छंद लिखती हैं। मतलब मीटर में होती हैं इनकी कविताएं, और मीटर में रहने के कारण कहीं कोई भाव से या बात से समझौता नहीं होता, और बड़ी परिपक्व लिखने लगी हैं। मुझे सुखद लगता है बहुत। इन्होंने, हमने साथ में मंच भी पढ़े हैं कुछ, एक आध दो शायद पढ़े हैं। और दूसरी बात यह है कि ये बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ और इतनी सरल और इतनी विनम्र हैं, और मेरे प्रति जो इनका प्रेम है, तो मैं बिल्कुल ऐसा महसूस करती हूँ कि बहुत भाग्य से मिलता है। ये बिल्कुल छोटी बहन की तरह, यदि मेरे घर आए तो मैं ही बैठी रहूं और यही खाना बना के खिला दें, इतना प्रेम इनका मेरे लिए है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हम सभी में आपस में ये प्रेम भाव विकसित होगा। मंजू शाक्या बहुत अच्छी कविता लिखती हैं, बहुत अच्छी कविताएं, और काफी प्रचुर मात्रा में कुछ ही वर्षों में इन्होंने लिखा है। ये मैंने बता दिया। अब सरिता जी आप आमंत्रित कर लीजिए। जी जी बहुत सुंदर दीदी, इतना उत्तम कवि परिचय आपने दिया, तो हमारे भी मन में बड़ी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो गई है मंजू जी को सुनने के लिए। और आप मंच पर हाँ, सादर आमंत्रित हैं।
अपने काव्य पाठ के लिए। रंजू जी, मंजू आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ आवाज रही। नहीं आ रही। आई है। मैं आप सभी को सादर आ गई। प्रणाम करती हूँ। दीदी, जो आपका स्नेह मिलता है निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य अपनी ननद के यहाँ आई हुई और मुझे आना पड़ा। तो मैं कविता तो अभी आपको नहीं सुना पाऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और मुझे जुड़ना जरूरी लगा, तो मैं 5 मिनट का समय निकाल के जुड़ गई। मंजू हमारी मैं बस बहनें एक जो मुक्तक आप लोगों तक, हाँ हाँ सुनो जी सुनाओ मैं सुनाओ। बस एक मुक्तक आप लोगों तक पहुंचा देती हूँ, सुनिएगा। श्रृंगारिक मुक्तक है एक दीदी, आपको समर्पित करती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि श्रृंगार आपसे बेहतर कोई और लिख नहीं सकता। अरे बहुत मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा। कि सिर्फ तुम्हारी खुशबू आती दिल कोने कोने से और प्यार तुम्हारा मुझे बचाता हर एक जादू टोने से। बिना तुम्हारे ये सांसें भी बेमाने सी लगती हैं। मैं पूरी हो जाती हूँ बस एक तुम्हारे होने से। मैं पूरी हो जाती हूँ बस एक तुम्हारे होने से। दीदी एक फिर और कभी सुनाओ रूबरू मिलेंगे तो सबको सुनेंगे मंजू, और बहुत सारी एक और कविता सुनाएंगे। मैं आज के एक लिए और सुनाओ। बहुत करबद्ध माफी चाहती हूँ दीदी, और थोड़ा सा माहौल यहाँ अलग है, मैं अभी नहीं अच्छा बहुत ज्यादा सुना सकती आपको। कोई बात तो दिखाई भी नहीं दे रही है। हाँ मंजू, एक संभव हो तो एक और अच्छा सा मुक्तक सुना दो, हेलो, सिर्फ एक। जी दीदी सुनाती हूँ। हाँ सुनाओ। कि मुझे हर पल मोहब्बत की नई तस्वीर देते हो, कभी एहसास खुशियों का कभी तुम पीर देते हो, और झुका करके नजर को जब नजर ऊपर उठाते हो, चला कर तीर नजरों से कलेजा चीर देते हो, चला कर तीर नजरों से कलेजा चीर देते हो। बहुत बहुत वाह वाह धन्यवाद वाह। दीदी। बहुत सुंदर। ये इसके अभाव में तो ये काव्य गोष्ठी अधूरी रह जाती है। आप कुछ और भी सुनाना चाहें तो सुनाइए प्लीज। वो अपने रिश्तेदारों के घर गई हुई है, ननद के घर बता रही हैं, जी तो जी वहाँ माहौल अनुकूल नहीं है। नंदोई लोग सब मजाक उड़ाएंगे थोड़ी देर में। हेलो जी। हेलो, हेलो जी मंजू जी, आवाज आ रही है आपकी। मैं आप लोगों को सुन नहीं पा रही, मेरे पास किसी की आवाज नहीं आ रही है। कोई नेटवर्क की अच्छा समस्या होगी। जी, कोई नेटवर्क की समस्या होगी। दीदी अब मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ, सादर आमंत्रित करती हूँ। देखिए, एक बात तो ये है कि मुझे अपना सुनाना बहुत ही बेमानी लगेगा, क्योंकि मैं तो जिंदगी भर सुना ही रही हूँ और आप सबने लगभग सुना हुआ है। मैं चाहती हूँ कि सरिता शर्मा जी, मेरी हमनाम, मेरी बहन, कुछ सुनाएं जो भी उन्होंने मन बनाया हो, और अगर फिर भी आपकी इच्छा होगी तो मैं कुछ सुना दूंगी, या फिर मैं 4 पंक्तियां सुना देती हूँ। संचालक का आदेश है तो मुझे वो पालना करनी चाहिए। मीरा मेरे सामने बैठी हैं, और मीरा मेरी आदर्श रही हैं प्रेम के मामले में, त्याग के मामले में, समर्पण के मामले में। मीरा से बड़ा कोई आदर्श मुझे नहीं मिलता। तो मैं 4 पंक्तियां जो आप सबने शायद सुनी हुई होंगी, जहां मैं नहीं गई हूं वहां भी, मैं अभी याद कर रही थी कैलिफोर्निया, जब आपने कहा तो कैलिफोर्निया में जब मैं गई थी तो श्रोताओं को वो याद थी, और मैं जब पढ़ने लगी तो मेरे साथ साथ गा रहे थे वो लोग। इतना अद्भुत दृश्य था। तो वहाँ सैन होजे में हमारा कार्यक्रम हुआ था। तो मैं वो 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिए। जी दीदी, बहुत सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, तेरी आंखों का नूर हो जाऊं, तेरी राधा बनू बनू न बनू, तेरी मीरा जरूर हो जाऊं, तेरी मीरा जरूर हो जाऊं।
बहुत मेरे सुंदर। ख्याल से मेरा इतना ही काव्य पाठ काफी है। सरिता जी आप पढ़िए प्लीज। जी दीदी, मैं भी पढ़ती हूँ कुछ। ये मुक्तक मेरे ख्याल से आप लोगों ने सुना हुआ होगा, ज्यादातर लोगों बहुत ने। बहुत बार सुंदर सुना है, बहुत सुना है बहुत सुना है, और बहुत सुंदर है। और आज बहुत सुंदर है और बहुत सुना है। आज सुबह भी आपकी नदी के ऊपर कई कविताएं हैं ना, नदी समंदर, वो 3-4 कविताओं का एक इकट्ठा राजस्थान से कहीं से आ रहा था, राजस्थान। हाँ, A1 टीवी वालों ने रिकॉर्ड किया था, वो जी शूट जी किया जी था जी। जी। तो वो मैं सुना था आज सुबह ही मैंने। जी जी जी। जी। आपको कुछ और अनुरोध करूं दीदी? आप इतनी बड़ी हैं, मैं अनुरोध करते हुए भी बड़ा संकोच कर रही नहीं हूँ। नहीं, देखिए ये जो हमारे बीच में अगर ऐसी दूरी रहेगी ना, जी तो हमारा जो उद्देश्य है अपनी संस्था से कुछ साहित्यिक गतिविधियां करने का, वो कभी पूरा नहीं होगा। आप मुझसे बिल्कुल मुक्त होकर प्लीज बात करें, आप बताएं कुछ सुनना चाहते हैं तो मैं सुना दूंगी, कोई ऐसी सच बात में नहीं दीदी है। सुनाइए, बहुत सुनने का मन है आपको। सुनाइए। आपकी मीरा जी आवाज नहीं आ रही। दीदी वो आपकी एक नदी वाली कविता है आपकी ना, जो फेवरेट, आपकी जो सबसे फेवरेट होगी वो सुनाइए दी। ये बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि वो तो मेरी मुझे पता हर है। एक साल में एक फेवरेट होती है। दीदी तो आपकी वो नदी वाली कविता है ना जो लेडीज के ऊपर है, नदी नदी वाली, जी वो अच्छा, बहुत नहीं आप कहें तो मैं अपने कुछ नए शेर सुना दूं आपको। हाँ सुनाइए। आपने गजल ढूंढ ली? मीरा जी ने गजल ढूंढ ली क्या? हाँ हाँ, ढूंढ लिए, लेकिन मुझे तो तरन्नुम आप नहीं आती, गजल, मैं बगैर बगैर तरन्नुम के गाऊंगी। अच्छा जी हाँ सुनाइए तो सरिता जी का जैसा आदेश हो। मीरा जी को सुने। जी। पहले आपको सुन लेते हैं दीदी, नदी की जो कविताएं हैं, अच्छा फिर मीरा जी। अच्छा अच्छा, असल में इसी फोन में नई गजलें थी मेरी, जी पर वो तो नहीं मिलेंगी। चलिए मैं आपको कुछ और सुना देती हूँ। अच्छा, नदी वाला तो कल ही फेसबुक पर किसी ने डाला था तो मैंने शेयर किया था। जी हाँ मेरे पास नदी वाला जी। मेरे पास भी है दीदी, वो आपने एक बार सेंड किया था तो है मेरे पास। नहीं नहीं, कल एक A1 टीवी वालों ने, चैनल ने शूट किया था। असल में मेरा गंगानगर गई थी मैं जब कवि सम्मेलन में, तो वो उन्हीं का प्रोग्राम था। तो उन्होंने फिर मतलब इतना शोषण करते हैं, एक मानदेय में उन्होंने होटल के कमरे में भी मुझे शूट किया बहुत सारा। अब वो कई बार बजाएंगे उसको, कम से कम 1 घंटे का शूट करके ले गए, बोले 10 प्रोग्राम बनेंगे हमारे। हमने कहा बना लो तुम। तो मैं आपको कुछ सुना देती हूँ। एक तो गजल की बात हो रही है तो मैं कुछ 2-3 शेर सुनाती हूँ। यद्यपि मैं आप सबको बता दूं कि मैं नई गजलें आजकल फेसबुक पे बिल्कुल डर के मारे नहीं डालती, मेरी कविताएं चोरी बहुत हो जाती थी। लेकिन यहाँ तो आत्मीय गोष्ठी है तो मैं सुना रही हूँ आप लोगों को। और यहाँ सुनाने से तो एक फायदा होगा कि कोई चोरी करेगा अगर, तो आप लोग मेरे साथ खड़ी तो होंगी कि हाँ हमने सुनी थी ये। ये तो वो कुछ कार्यक्रम शेर रिकॉर्ड किया जा रहा है दीदी, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये तो आपका लाइव शो ही समझ। हाँ सही बात है। हाँ, चलिए। तो वो कुछ शेर यूं ही याद आ रहे हैं मुझे, मैंने अभी जो ज्यादा पुराने नहीं है वो सुनाती हूँ आपको। वो कहा था कि अभी उनमें और मांझने की गुंजाइश है। पहले तो मीरा जी, चूंकि आप गजल कहती हैं तो मैं आपसे आपको वो पंक्तियां जरूर सुनाना चाहती हूँ, सभी को और अपने आप को भी, जो मैं जरूरी समझती हूँ कि भले इतराए जलकुंभी कमल तो हो नहीं जाती। भले इतराए जलकुंभी, मैंने अपने लिए कहा था, भले इतराए जलकुंभी कमल तो हो नहीं जाती, गजल सी चीज कहने से गजल तो हो नहीं जाती। बहुत सुंदर, क्या बात है ना? बहुत। तो जो गजल सी चीज बचती है उसी में से कुछ आपको सुना देती हूँ मैं। मैंने कहा था कि थोड़ा सा उर्दू है। वस्ल का मतलब होता है मिलन, और मिलन। फिराक फुरकत का मतलब होता है दूरी, जुदाई। तो वस्ल में वक्त ठहरता ही नहीं, मिलन के पल बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। वस्ल में वक्त ठहरता ही नहीं और फुरकत में गुजरता ही नहीं। वस्ल में वक्त ठहरता ही नहीं और फुरकत में गुजरता ही नहीं। और सांवला रंग तेरे हाथों का मेरे हाथों से उतरता ही नहीं। बहुत बहुत सुंदर। सांवला रंग तेरे हाथों का मेरे मेरे हाथों से
उतरता ही नहीं। और एक और कुछ शेर याद नहीं आ रहे हैं, इसमें मिले नहीं मुझे। फिर एक शेर और याद आ रहा है कि जिद्दी बच्चे सा है ख्याल तेरा, जिद्दी बच्चे सा है ख्याल तेरा, दिल की गोदी से उतरता ही नहीं, क्या बात। दिल की गोदी से उतरता ही नहीं। और एक एक और गजल के दो शेर सुना देती हूँ आपको कि बहुत चाहा न रखूं अपने मन की पीर कागज पर, बहुत चाहा न रखूं अपने मन की पीर कागज पर, बना दी आंसुओं ने पर तेरी तस्वीर कागज पर, बना दी आंसुओं ने पर तेरी तस्वीर कागज पर, तेरी तस्वीर रखकर सामने जब शेर कहती हूँ, तेरी तस्वीर रखकर सामने जब शेर कहती हूँ, उतर आती है मीराबाई मुझ में मीर कागज पर, उतर आती है मीराबाई मुझ में मीर कागज पर। और किसी रांझे की चाहत जब हदों के पार होती है, किसी रांझे की चाहत जब हदों के पार होती है, कहानी से निकल आती है कोई हीर कागज पर, बहुत सुंदर, कहानी से निकल आती है। और एक शेर मतलब मेरा जो हुआ था उसके आगे मैंने गजल नहीं कह पाई थी वो मैं इसलिए सुना देती हूँ हर जगह, क्योंकि दो लोग उस मतले को लेके पूरी गजलें कह के सुनाते हैं, तो मैं अपना तो सुनाऊं कम से कम। मैंने कहा था कि मुश्किलें दर मुश्किलें दुश्वारियां इतनी कि बस, मुश्किलें दर मुश्किलें दुश्वारियां इतनी कि बस, और उस पर सिर चढ़ी खुददारियां इतनी कि बस, बहुत सुंदर, और उस पर सिर चढ़ी खुददारियां इतनी कि पहले बस। मुश्किलें तो थी, मुझे फिर रहने, खुददारी भी मुश्किल बन गई। हाँ बिल्कुल। बहुत सुंदर। तो बहुत धन्यवाद आप लोगों के, उस पर मुझे संकोच लगता है, मैं आप लोगों को सुनना चाहती हूँ। और कभी जब मिलेंगे तो आप मुझे खूब सुन लीजिएगा, अगर जब भी मिलेंगे कभी। और आप, मैं आग्रह करती हूँ अपनी हमनाम हमारी प्यारी छोटी बहन सरिता शर्मा जी से, जिनको बहुत लोग इस बात की बधाई दे चुके हैं कि भैया तुम लाल किले पे कवि सम्मेलन पढ़ रही हो, और पढ़ा हमने। तो ये देखिए कितना सुंदर संयोग है। मैं भी डॉक्टर सरिता शर्मा, आप भी डॉक्टर सरिता, डॉक्टरेट शायद आपकी है जी दीदी। डॉक्टर सरिता शर्मा, बिल्कुल एक से नाम है। और चलिए ईश्वर करे कि हमारे हृदय भी इसी तरह एक जैसे हों, और हम लोग एक लंबा सफर जीवन में साथ में जुड़े रहकर तय करें। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आप संस्कृत की विदुषी हैं तो निश्चित रूप से हिंदी की कविता में भी आपका, मैंने वैसे संस्कृत के कवि सम्मेलन भी पढ़े हुए हैं जिसमें संस्कृत के कवि काफी होते थे और हिंदी के 2 ही 3 होते थे। तो अगर आप संस्कृत में भी लिखती होंगी तो हम कभी सुनेंगे जरूर। अवश्य जी स्वागत है। जी धन्यवाद। स्वागत है दीदी। इनका मीरा जी की गजल का भी बाकी था, तो हाँ तो चलिए आप पहले सुना लीजिए। हाँ ठीक है, दी आप सुना लो। अच्छा मैं सुना दूं? हाँ जी, मैं सुनाऊं? हाँ मीरा जी आप सुनाइए, फिर मैं अंत में देती हूँ जी। कभी सब रोज गुजरा करते थे पनाहों में, कभी सब रोज गुजरा करते थे पनाहों में, अब सब रोज बीता करते हैं बस तेरी यादों में। कभी सब रोज मतलब दिन और रात, शब है वो, शबो रोज, शब और रोज, हाँ ठीक, दिन और रात। कभी शब रोज गुजरा करते थे पनाहों में, अब सब रोज बीता करते हैं तेरी यादों में। आगे का शेर है, तेरे इश्क का मौजे शरर सा होता था आंखों में। मौजे शरर मीन्स स्पार्कल ऑफ लाइट। तेरे इश्क का मौजे शरर होता था आंखों में, अब तेरी जुदाई का सैलाब है बस इन निगाहों में। तेरे इश्क का मौजे शरर होता था आंखों में, अब तेरी जुदाई का सैलाब है इन आंखों में। इश्क को समझा था बड़ा जहीन हमने, इश्क को समझा था बड़ा जहीन हमने, अब इल्म हुआ ये बेअदबी में बस सफर कर रही है। जाना था नजरों से दूर तो जहां भी ले जाते, जाना था नजरों से दूर जहां भी ले जाते, आती जाती सांसें भी जेरो जबर कर रही हैं, आती जाती सांसें भी जेरो जबर कर रही हैं। क्यों ना हम एक मुख्तसर वस्ल को तरसें,
क्यों न हम एक मुख्तसर वस्ल को तरसें, उसके सिवा सबको महबे नजर कर रही हैं, उसके सिवा सबको महबे नजर कर रही हैं। अब एक से सुनिएगा। रोक रखा है सैलाब इन आंखों में, रोक रखा है सैलाब इन आंखों में, तेरे दीदार को हर दर हर तरस रहा होगा। होगी इनायत खुदा की मुझ पर जो दीदार होगा तेरा, होगी इनायत खुदा की मुझ पर जो दीदार होगा तेरा। होठों पर मुस्कान और आंखों में समंदर होगा, होठों पर मुस्कान और आंखों में समंदर होगा। ख्वाबों में सोचकर देख ए मीरू, ख्वाबों में सोचकर देख ए मीरू, मंजर खूब होगा बाहों में जब तेरा महबूब होगा। देखी इनायत खुदा की, ये लास्ट गजल है, गजल की लास्ट लाइनें हैं। देखी इनायत खुदा की सारे जहां पर मैंने, देखी इनायत खुदा की सारे जहां पर मैंने, पर तेरी वफा ए मोहब्बत, पर तेरी वफाए मोहब्बत नवाजा हुआ जैसा कहीं ना देखा। बहुत सुंदर, बहुत खूब। मैं एक बात बीच में बोलना चाह रही हूँ। हाँ जी, हाँ 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 मीरा जी, आप इसको हाँ। और इस तरह की रचनाओं को जब भी पढ़ें तो इन्हें गजल न कहें, इन्हें नज्म कहा करें आप। ओके, जरूर। क्योंकि गजल के मामले में बड़ी सख्ती है, गजल में बड़ा नोक पलक देखी जाती है, तो उसके बहुत सारे रूल्स होते हाँ, हैं। उसके मीटर्स होते हैं। हाँ, नहीं, सिर्फ मीटर्स नहीं होते, बहुत सारे रूल्स हैं। मतलब मैं भी कई बार हिचकती हूँ कि जब उस्ताद शायर बैठे होते हैं कि मैं गजल कह के ना पढ़ूं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी चक्कर में ना पढ़ें। देखिए आपके साथ क्या है कि आपकी कविताएं एक सहज आवेग और सहज भावनाओं के प्रवाह में लिखी गई कविताएं हैं। तो उन कविताओं को किसी बंधन में बांधने के बजाय आप उनको उस नाम से ना पुकारें जिस नाम से लोग दूसरी अपेक्षा करते हैं। जी, मेरी बात समझ गई ना? मैंने गीति काव्य पर ही पीएचडी की है, और गीति काव्य में बहुत सभी कविताएं गीत नहीं है, गजल नहीं है, लेकिन सभी गीत और गजल जो है कविताएं हैं। तो आपकी कविताएं हैं, आप इसको इस तरह का जब उर्दू मिजाज की चीजें पढ़ें, उसको नज्म कह के पढ़ें। ओके, बहुत जरूर। सुंदर। और हाँ, अगर आपकी गजल सीखने की इच्छा होगी तो वो एक अलग विषय है, उसके भी किताबें नहीं, आती हैं, सीखने उसमें की इच्छा तो है, लेकिन समझ नहीं आता सीखूं किससे। नहीं नहीं, उसकी किताबें आती हैं। और आपके शहर में एक बहुत बड़े कवि हैं जो बाकायदा जिनकी एक शिष्यों की लंबी जमात है, डॉक्टर कुंवर बेचन जी, वो सिखाते हैं अच्छा, गजल। हाँ, ओके। और मैं तो स्वयं को अभी विद्यार्थी मानती हूँ कविता की। नहीं, बहुत सुंदर दीदी। सरिता जी, आपका स्वागत है। जी जी। तो अब इनका प्रेम का जो श्रृंगारिक रस था वो था। प्रेम में नोकझोंक भी होती है और नोकझोंक कभी कभी बड़ी भी हो जाती है। ये जो प्रेम इतना सहज नहीं है, प्रेम में बराबरी भी होनी चाहिए। और अर्धनारीश्वर का स्वरूप भारतीय जो संस्कृति है इसमें स्वीकार किया गया है स्त्री और पुरुष की बराबरी को। तो इस कविता में कुछ स्त्री और पुरुष के संघर्ष ही हैं। बहुत पुरानी कविता है, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तभी लिखी थी, लेकिन मुझे अच्छी लग रही है इसलिए आज सुनाना चाहती हूँ। कहो कैसे मैं प्रेम कर लूं, मुझसे कहते हो कि मैं प्रेम कर लूं, अपना अटूट विश्वास, अखंड आस्था और असीम नेह तुम्हारे प्रति समर्पित कर दूं। मुझसे कहते हो कि मैं प्रेम कर लूं। संभवतः स्मरण हो तुम्हें आदि युग का, सृष्टि के प्रारंभ में तुम ब्रह्मा और मैं तुम्हारी पुत्री सरस्वती बनी। मेरे जनक, मेरी निश्चल श्रद्धा के स्वामी थे तुम। मेरे जनक, मेरी निश्चल श्रद्धा के स्वामी थे तुम, पर तुम्हारी कलंकमयी कामना ने मेरी देह का स्वामी बना दिया तुम्हें। और फिर भी कहते हो कि मैं प्रेम कर लूं। कहते थे युग बदला, मूल्य बदले, तुम भी बदल गए, पर कहाँ बदले तुम। स्वगर्भ में तुम्हें धारण किया, अन्न जल रक्त कण समर्पण किया। पुत्र परशुराम, मेरे जीवन की ममता थे तुम। पुत्र परशुराम, मेरे जीवन की ममता थे तुम, पर जमदग्नि के वाक्य मात्र ने मेरे जीवन का निर्मम घातक कर दिया तुम्हें। लेकिन चाहते हो कि मैं प्रेम कर लूं। परिस्थितियों की आड़ में क्षमा प्रार्थी हो तुम। विवाह प्रस्ताव के साथ मेरे पास आए और मैं मूर्खा उसे स्वीकार कर बैठी।
मेरे राम मेरे एकमात्र स्पर्श करता थे तुम, मेरे राम मेरे एकमात्र स्पर्श करता थे तुम, पर तुम्हारे मनोभाव और लोकवाद के भय ने मेरे नारित्व का प्रश्न करता कर दिया तुम्हें। अब भी कहते हो मैं प्रेम कर लूं। त्रेता की बात और थी, अब तो द्वापर है। विवाह बंधन छोड़ प्रेम कर लें, बार बार कहते थे तुम। मेरे श्याम मेरे अस्तित्व पर तुम्हारा अधिकार था, मेरे श्याम मेरे अस्तित्व पर तुम्हारा अधिकार था, पर तुम्हारे भोगमयी व्यक्तित्व ने रुक्मणी का सौम्य श्रृंगार सिंदूर कर दिया तुम्हें, राधिका से दूर कर दिया तुम्हें। इस पर भी कहते हो मैं प्रेम कर लूं। मेरे नित नूतन यौवन तथा अभिनव रूप पर अनुरक्त थे तुम, और मैं भी तुम्हारे पुरुषत्व पर आसक्त थी। प्रिय पार्थ मेरी देह और सकल नेह के एकमात्र भोक्ता थे तुम। प्रिय पार्थ मेरी देह और सकल नेह के एकमात्र भोक्ता थे तुम, पर तुम्हारे भ्रातृ प्रेम की भावना ने कौरवों की राजसभा के मध्य द्रौपदी को गणिका और विट बना दिया तुम्हें, और आज भी कहते हो कि मैं प्रेम कर लूं। कहो कैसे मैं प्रेम कर लूं। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत चिंतन बहुत खूब। चिंतनशील मतलब कवयित्री हैं आप, बहुत बहुत सुंदर। अच्छी बात है। धन्यवाद दीदी। ये बहुत पुरानी कविता और है। कुछ सुनाइए। जी और सुना देते हैं दीदी। मेरे पास तो है, बहुत कविताएं हैं। हाँ प्लीज सुनाइए प्लीज। जी जी। कवि और कविता एक है कविता का शीर्षक, कवि और कविता। जी, जब चिंताओं की लंबी रेखाएं थी, क्षत विक्षत सकल आशाएं थी, तब असीम कल्पनाओं से उपेत मर्म भेदी मेरी कविताएं थी। आज निर्लिप्ति बढ़ी है, व्यग्रताएं घटी हैं, किंतु अपनी इच्छा से कविता कोई नहीं रची नहीं। सत्य है कवि क से कल्पना का, वी से विकास करता है। कवि है ना, क से कल्पना का, वी से विकास वाह। करता है। कल्पनाओं के धरातल से हटा मेरा मन, भला अब भी कविताएं कर सकता है। जब सकल विफलताएं मेरी थी, द्वार पर असफलताओं की फेरी थी, मन समाज का दर्पण बन, तब हर कविता भावों में ढली थी। जो छूटा कुछ एक बार कभी कहीं मुझसे, तो टूटा हृदय अप्राप्ति के असह्य दुख से। उस टूटन को, दुख को शब्दों में पिरोकर, भावुकता के जलधि में डुबोकर, जन्मी एक नई कविता उसी से। जब सूरज को छूना चाहा था, बिन पंखों उड़ना चाहा था, कभी हाथ जले कभी आन गिरे, तब स्वप्निल सुख और भुगते दुख ने खुद ही कविता लिख दी थी। आज उनके आस नहीं, हृदय को कोई त्रास नहीं, एकाकी कवि का मन भला अब भी कविताएं लिख सकता है। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। वाह वाह वाह। धन्यवाद दीदी। सुझाव भी दीजिए दीदी आप। नहीं, आपकी कविताएं इतनी क्या है ना कि एक आप एक चिंतनशील व्यक्तित्व हैं असल में, और चिंतन की आंच पर पका हुआ सब तो आपकी कविताओं में है। तो उसमें सुझाव की कोई मुझे लगता नहीं है कि गुंजाइश या आवश्यकता है। उसका कारण यही है कि उसमें कहीं कोई परिवर्तन या कोई कमी बेसी मतलब अगर की जाए, या कोई चीज हटाई जाए या वो की जाए, या कोई ऐसा कहा जाए कि इसमें ऐसा बदल लीजिए, तो वो फिर वो बात ही नहीं रहेगी जो आप कहना चाह रही हैं। पूरा सब तो निकल कर जो आ रहा है। जो पहली कविता थी आपकी, बताइए, स्टूडेंट लाइफ में आपने लिखी थी, वो मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी परिपक्व कविता है वो, स्त्री विमर्श की एक सशक्त कविता है वो। और दूसरी बात ये है कि सुझाव की जहां तक बात है, तो वो अब ये सुझाव तो आपको दिया नहीं जा सकता कि आप भी प्रेम कविताएं इस तरह की लिखिए, या हमारा मतलब वो जो जिसका व्यक्तित्व जिसके अनुकूल है, आप अपने व्यक्तित्व और अपनी सोच और अपने चिंतन के अनुरूप बहुत अच्छा लिख रही हैं। और सबसे बड़ी बात, बड़ी दृढ़ता पूर्वक आप अपनी बातों को तर्कों के साथ रख रही हैं, तथ्यों के साथ रख रही हैं, तो वो बहुत अच्छा है। उसमें उसमें और कोई मुझे नहीं लगता कि किसी और परिवर्तन की गुंजाइश या जरूरत है। जी धन्यवाद दीदी। और हाँ, मुझे अच्छा लगा आपको सुन के, सभी को सुन के आज बहुत अच्छा लगा।
और ये जो मेरा एक उद्देश्य था ना, हम लोग मंच वालों को जोड़ सकते थे, बहुत जो मंचों पर खूब चल रहे हैं सब वो कर सकते थे, लेकिन वो एक स्टीरियोटाइप हो जाता है मामला। ये जो ताजगी है ना आप लोगों के लेखन में, जो एक कहना चाहिए कि कहीं से कोई प्रभावित नहीं है, कहीं से कोई ये नहीं है कि किसी की छाप दिखाई दे रही हो, और जो एक स्टीरियोटाइप जो चीजें होती हैं, हम लोग तो क्या वो एक तरह गाते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, लेकिन आप लोगों के अपने जीवन से, आसपास से और वातावरण से लेकर जो सहज प्रस्फुटन है भावनाओं का या विचारों का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो उसमें जो ताजगी है वो कहीं नहीं है। ये बड़प्पन तो है दीदी। आप सभी ये बड़प्पन नहीं, जो सच है वही कह रही हूँ, सच है यही। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग इस तरह मिलते रहेंगे, और हम मिलेंगे जल्दी ही, भगवान करे थोड़ा कोरोना का प्रकोप कम हो जाए, तो उसके बाद हम एक गोष्ठी जरूर ही रखेंगे उस तरह की, चाहे महीने 2 महीने में जब भी रखी जाए। थोड़ा सा प्रकोप इसका कम होना जरूरी है। अभी हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा लोग ऐतराज करने लगे हैं अब। दीदी मैंने ऐसा अपने हस्बैंड से चर्चा की थी आपकी सोसाइटी के बारे में, तो एक जमाने में आप लोगों का केस चल रहा था, तो उसमें भी मेरे हस्बैंड ने, राहुल कुमार, उन्होंने ही रिप्रेजेंट किया था आम्रपाली सोसाइटी का केस। अच्छा बिल्डर के अगेंस्ट में केस था ना कुछ। हाँ जी, चल रहे हैं ना, अभी भी चल रहे हैं केस। हाँ जी, हाँ 3-4 साल पहले। अब तो सब जेल में है सारे लोग इसके। हाँ, उनकी बेटी हमारी स्टूडेंट थी, जो बिल्डर है शर्मा जी, उनकी बेटी थी, कॉलेज में ही पढ़ती थी, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट। उनकी पत्नी भी कविता लिखती थी। अच्छा। हाँ, एक मंच पर मिली थी मुझे वो। जी। क्या तो नाम था, पतली दुबली सी थी, मैं नाम भूल गई हूँ इस समय उनका, पर वो मिली थी एक बार कार्यक्रम में हमको। और आप अपने पतिदेव से पूछिएगा कि वो आपके जब 2 बार चीफ जस्टिस ने मुझे सम्मानित किया है उस मंच पर, और मुझे बहुत पसंद करते हैं बार एसोसिएशन के वहां के लोग, और काफी मुझे बुलाया उन्होंने ससम्मान होली के कवि सम्मेलनों में। जी। अभी पता नहीं कौन सेक्रेटरी हो गए हैं, मुझे पता नहीं अभी तो, लेकिन उस समय एक बार गौरव भाटिया थे, फिर बाद में विक्रांत थे, और एक परिणा स्वरूप हैं महिला, जो बड़ी प्रमुख नेताओं में से हैं, वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। अच्छा। उनका नंबर भी होगा शायद मेरे पास। हाँ, तो अगर राहुल जी सुनते होंगे तो जरूर सुना होगा उन्होंने मुझे कवि सम्मेलन में। दीदी हम तो घर में ही सुनते थे। अभी शायद फिर से विक्रांत यादव जी शायद फिर से आ गए हैं। अच्छा, विक्रांत यादव फिर से आ गए हैं क्या? हाँ, 1 मिनट में पूछ के बताती हूँ मेरे हस्बैंड से। मेरे हाँ, संयोग से आप दोनों के पतिदेव तो लॉयर ही हैं। सरिता जी को पता होगा। अभी विक्रांत यादव जी कौन है? अभी कौन है? नहीं सॉरी, वो शायद हार गए, कोई प्रसाद करके हैं। अच्छा, शायद वो हार गए। विक्रांत यादव जी ने जब मुझे बुलाया था तो पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर जुगाड़ के, और बड़ी मेरे से वो की थी कि दूसरा प्रोग्राम था, तो बोले नहीं मैडम आप जो है वहां का छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ आ जाइए। तो मैं गई थी उनके यहाँ। अशोक चक्रधर जी थे, मैं थी, वसीम बरेलवी जी थे, कई लोग थे। बहुत अच्छा। और अच्छा प्रोग्राम हुआ था जी। और एडवोकेट्स तो सुनते बहुत शानदार है वहां, मतलब सब लोग बहुत ही होते हैं, बुद्धिजीवी स्तर के ही होते हैं, विद्वान अधिवक्ता होते हैं दीदी, तो वो आदर करते हैं इस प्रकार की काव्य गोष्ठियों का। हाँ, बहुत नहीं, चीफ जस्टिस ने खुद मुझे उस समय, खुद जो विवादित रहे थे थोड़ा सा, उन्होंने खुद मंच पर कहा था कि मैं भी बचपन से कविताएं लिखता था, और मैंने अपनी माँ के लिए कविता पहली लिखी थी, ये सब बोला था उन्होंने वहां पर। लोग तो लिखते भी हैं काफी। अब दीदी जैसे हम लोग अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं इस गोष्ठी के जी, तो आपके काव्य पाठ से ही समापन किया जाए। अच्छा, तो चलिए, आप लोगों का जैसा मन। मैं मैंने अभी पिछले 1-2 वर्षों में काफी गीत लिखे थे, तो उनमें से एक गीत मैं आपको सुनाती हूँ। वो गीत कैसे हुआ उसकी भी। क्या हुआ? बेटा है, छोटा बेटा है आपका। स्त्रियों का देखिए, मैं बहुत छोटा सा 2 बंद का गीत एक सुना देती हूँ।
जी दीदी। ये पिछले दिनों मैंने फेसबुक पर शायद पोस्ट भी हुआ था वीडियो इसका। ये गीत मुझे अच्छा लग रहा है इन दिनों। मैं एक बार देख रही थी कि एक साधु संत बाबा जो होते हैं, उनसे एक व्यक्ति ये कह रहे थे, हमारे परिचित, वो बहुत बहुत बड़े संत हैं, वो हनुमान जी के भक्त हैं वहां पर भोपाल में। तो वो थे, सब लोग बैठे हुए थे, तो वो एक व्यक्ति कह रहे थे कि बाबा जी हम तो कभी किसी का बुरा नहीं करते, पूरे जीवन हमने एक चींटी तक नहीं मारी, लेकिन हमारे साथ देखिए कुछ ना कुछ बुरा ही होता रहता है, और वो हमारे चचेरे भाई हैं, इतने अन्यायी हैं, इतना लोगों के साथ बुरा किया है उन्होंने, हमारी जमीन मार ली, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन उनके सब काम अच्छे होते जाते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि तुम इसी जन्म का थोड़ी भोग रहे हो, वो अपने पूर्व जन्मों के पुण्य खर्च कर रहे हैं और तुमसे कुछ गलतियां हुई होंगी। तो एक छोटा सा गीत हुआ, वो सुनिए। इस जन्म हर पुण्य निष्फल ही रहेगा, उस जन्म के पाप अब तक साथ हैं। बहुत सुंदर, इस क्या बात, जन्म क्या बात। इस जन्म हर पुण्य निष्फल ही रहेगा, उस जन्म के पाप अब तक साथ हैं। एक मन था भावना की भूमि जैसा, चाह का एक बीज अंकुर हो गया। कभी कभी लगता है प्रेम करने से बड़ा कोई पाप नहीं है। कभी कहा था मैंने कि है कभी पीड़ा कभी आनंद है, प्राण से यह प्राण का अनुबंध है, और देह कैसे गा सकेगी प्रेम को, प्रेम केवल आत्मा का छंद है। सुनिए। बहुत सुंदर। कि इस जन्म हर पुण्य निष्फल ही रहेगा, उस जन्म के पाप अब तक साथ हैं। एक मन था भावना की भूमि जैसा, चाह का एक बीज अंकुर हो गया। एक मन था भावना की भूमि जैसा, चाह का एक बीज अंकुर हो गया। पत्थरों पर फूल सा बिखरा समर्पण, देवता अकलंक निष्ठुर हो गया। इस जन्म वरदान कैसे मिल सकेगा, उस जन्म के शाप अब तक साथ हैं। इस जन्म वरदान कैसे मिल सकेगा, उस जन्म के शाप अब तक साथ हैं। इस जन्म हर पुण्य निष्फल ही रहेगा, उस जन्म के पाप अब तक साथ हैं। उम्र सागर की सखी नदियां सरीखी, मरुथलों की रेत बन जलती रही। उम्र सागर की सखी नदियां सरीखी, मरुथलों की रेत बन जलती रही। कामना में बादलों की छाँव थी, पर सांस बंजर खेत बन जलती रही। इस जन्म संभावना कोई नहीं है, उस जन्म के ताप अब तक साथ हैं। इस जन्म हर पुण्य निष्फल ही रहेगा, उस जन्म के पाप अब तक साथ हैं। इस जन्म वरदान कैसे मिल सकेगा, उस जन्म के शाप अब तक साथ हैं। बड़ा ही दार्शनिक छंद है दीदी आपका, ये जो कविता है बहुत दार्शनिक है, बहुत सुंदर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान श्री कृष्ण जो गीता में उपदेश देते हैं कि कर्मों के बंधन कभी नहीं टूटते। मनुष्य का जीवन का बंधन छूट सकता है, श्वासों का बंधन छूट सकता है, शरीर का बंधन भी छूट जाता है, हमारी आत्मा देह का त्याग करके दूसरी देह में प्रवेश कर जाती है, लेकिन कर्मों के बंधन कभी नहीं छूटते हमारे। वो एक जन्म से दूसरे जन्म में निरंतर चलते रहते हैं। और आपने जो ये सत्कर्म शुरू किया दीदी, इसका भी बड़ा पुण्य आपको मिलेगा। इतनी सारी कवित्रियों को, दरअसल कविता में स्त्री कविता को जोड़ना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्त्रियां बहुत कुछ त्याग करके परिवार के लिए वो अपने जीवन को करती हैं, आरंभ करती हैं अपने जीवन का। बचपन में भी उन्हें अनेक प्रकार के शोषण सहने पड़ते हैं, परिवार में असमानताएं होती हैं अनेक परिवारों में। हाँ, और उसके बाद विवाह के बाद और संतान प्राप्ति के बाद तो स्त्री का जीवन ही बदल जाता है।
मैं जितनी भी महिलाओं से बात करती हूँ, मेरी स्टूडेंट्स हैं, शादी होने से पहले वो कुछ और होती थी और विवाह के पश्चात उनकी अवस्थाएं बिल्कुल बदली होती हैं और उन्हें लगता है हम कुछ भी नहीं है। और कविता शब्द इस प्रकार के ये बहाने हैं जो औरत को अपना दुख बांटने के लिए प्रेरणाएं देते हैं। एक मेरी प्रोफेसर थी डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी, दिल्ली विश्वविद्यालय में असमिया पढ़ाती थी, वो आप जानती होंगी दीदी। बड़ी बिल्कुल बिल्कुल मेरे को जी साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला हुआ है और बड़ी विदुषी थी। तो उन्होंने एक बार कहा था, उनके जीवन में भी बड़ा संग्राममय जीवन था, पूरा जीवन ही संग्राम था। तो उन्होंने कहा यदि मैं पढ़ती और लिखती नहीं, कुछ कविताएं ना लिखती, कुछ कहानियां ना लिखती, तो शायद मैं जी ही ना पाती। और एक स्त्री के लिए वस्तुतः कलम बहुत बड़ा सहारा है। और आप जैसी कवित्री जब उनकी कलम उठाने को प्रेरणा दे दे, उनकी कलम को सुधारने का संकल्प ले ले, तो इससे बढ़कर अवसर कोई नहीं है और सत्कर्म कोई नहीं है। तो आपने तो अपने अगले जन्म के पुण्य को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। चलिए मैं कुछ दो शब्द, हम लोग बड़ी अनौपचारिक गोष्ठी में हैं, तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये अक्सर मैं जो भी कहती हूँ कहीं से पढ़ा हुआ या वो जहन में रख के उसका करने के बजाय मेरे जीवन के अनुभवों से ज्यादातर बातें हैं। तो एक बात मैं अक्सर कहा करती हूँ, सरिता जी और जो लोग भी हमारी बहनें मीनाक्षी जी और मीरा जी और पता नहीं मंजू सुन रही हैं कि नहीं, मैं ये महसूस करती हूँ कि एक स्त्री, चाहे वो घरों में बर्तन मांजने वाली महिला हो, स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर हो, कंपनी में जाके जॉब करने वाली लड़की हो, सिक्योरिटी गार्ड हो जो कि एयरपोर्ट पे आपकी तलाशी लेती हैं कि कोई गलत चीज तो नहीं है, से लेकर प्रधानमंत्री तक जो औरत होती है, उस भौतिक जीवन का, उस लक्ष्य तक, उस काम तक पहुंचने का जो उसका संघर्ष होता है वो तो एक होता ही है, लेकिन उसका स्त्री होने का, लड़की होने का संघर्ष उसके जन्म के साथ जो आरंभ हो जाता है, वो एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। अगर वो एक एज तक सरवाइव कर रही है तो उसकी तमाम कहानियां होंगी उसके जीवन में, उसके कष्टों की तमाम यादें उसके पास होंगी जो केवल इसलिए उसने सहे क्योंकि वो लड़की थी। आप कल्पना कीजिए कि प्यूबर्टी जब शुरू होती है लड़कियों का, वो कितना बड़ा एक भयंकर चीज होती है उसके लिए जीवन में। एक 10 साल की 11 साल की लड़की के जीवन में जब ये सब चेंजेस होते हैं हार्मोनल और एक नया काम शुरू हो जाता है, तो वही एक बहुत बड़ा संघर्ष है। ये तो एक मैंने नमूना सिर्फ बताया। माँ बने बिना कोई स्त्री ये नहीं जान सकती है, कोई व्यक्ति, इंसान धरती का नहीं जान सकता है कि माँ बनना क्या होता है। पेट में 9 महीने बच्चे को रखने से लेकर, उसे जन्म देने से लेकर, उसे फिर पालने पोसने तक सभी कुछ अलग है। लेकिन मैंने इस पर फिर एक मुक्तक कहा, सरिता जी, वो मैं आप सबको सुना रही हूँ। मैंने कहा था कि स्त्री क्या जीवन जी रही है, जो मेरे समय समय पर अनुभव जो छलक पड़ते हैं मुक्तकों में से, उसमें से एक मुक्तक है कि चलाओ तीर तुम मुझको सहन करना जरूरी है। स्त्री जो कर रही है वो जरूरी भी है, कोई और कर नहीं सकता। कि चलाओ तीर तुम मुझको सहन करना जरूरी है, जहर हो या कि अमृत आचमन करना जरूरी है। विधाता ने मुझे जननी बनाकर जग में भेजा है, सृजन की भूमिका में हूँ, सृजन करना जरूरी है। तो मैं तो दिल से सैल्यूट करती हूँ तमाम एक स्त्री होकर जो जी रही हैं, जो सरवाइव कर रही हैं, जो उसके बाद भी कोई स्थान भी प्राप्त कर रही हैं और नहीं भी कर रही हैं। मेरे घर में झाड़ू लगाने वाली से लेकर किसी बड़े मंत्री पद पर बैठी हुई महिला या कोई अधिकारी या कोई पायलट या कोई फौज में गई हुई लड़की, मैं सबको दिल से सलाम करती हूँ, दिल से सलाम करती हूँ, क्योंकि उसके बाहरी संघर्ष एक तरफ और जो उसने लड़की होकर जन्म लिया जिस दिन, उससे लेकर आज तक हर स्त्री का संघर्ष जो है वो एक तरफ है और वो सलाम के, वो सम्मान के, वो पहचान के काबिल संघर्ष है। तो निश्चित रूप से जो मरुस्थल जैसा जीवन है एक स्त्री के लिए, तमाम सुखों के बीच भी, उसमें यदि वो लिखती है या लिखना आरंभ करती है तो निश्चित रूप से उसके लिए कहीं ना कहीं एक राहत, एक छोटा सा सुकून का कोना होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब जुड़े रहेंगे और इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सबका सहयोग मिलेगा तो मैं बहुत, मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ कर पाएंगे। हम सब एकजुट होकर अगर चाह लेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा कुछ कर पाएंगे। जो मेरी परिकल्पना है उसमें यदि आप सब सहयोगी होंगी तो मेरा सौभाग्य होगा और आप सबकी उपलब्धि होगी। वो आप सब, हम सबका साझा एक
प्रयास होगा और उसकी उसकी एक जगह बनेगी निश्चित रूप से। मेरी वही इच्छा है कि हम शरद पूर्णिमा के आसपास एक अच्छा कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम कर पाए। अब कैसे होगा, क्या होगा, आप में से व्यवस्थित जो बहनें हैं, जो मैनेजमेंट जानती हैं, इन चीजों को जानती हैं, वो सलाह देंगी, बताएंगी, तो हम करेंगे इसको। जी बहुत अवश्य। बहुत धन्यवाद आपसे। बहुत 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 थैंक यू दीदी, बहुत धन्यवाद। इसको आप सब ग्रुप में पोस्ट कर लीजिएगा, जी इसको ग्रुप में पोस्ट कर लीजिएगा इसको, जी दीदी, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इसे। बाकी बाकी लोग। जी 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 धन्यवाद। तो अब थैंक यू आप दीदी, आज के थैंक यू कार्यक्रम सरिता जी, की मीरा जी। अध्यक्षा डॉक्टर सरिता शर्मा जी की अनुमति से क्या अब हम लोग कार्यक्रम की औपचारिक समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं? जी 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 प्लीज, जी। आप संचालक हैं, आप कीजिए। जी तो ठीक है, बस आज का कार्यक्रम हमारा एक नई शुरुआत हुई, बहुत सुंदर शुरुआत हुई। आज हमने काव्य पाठ से आज के कार्यक्रम का आरंभ किया और एक नूतन जो विषय दीदी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, जो शरद पूर्णिमा के अवसर पर किया जाने योग्य कवि सम्मेलन है, उसका बीज तो आज रोपण हो चुका है। अब वो वृक्ष के रूप में किस प्रकार हमारे सामने आता है, कब हम उसके फल का आस्वादन कर पाते हैं, ये भी निकट भविष्य में होगा। और शुभ कामनाओं के साथ, अनेक मंगल कामनाओं के साथ आप सभी बहनों को, आप सभी सखियों को सादर नमस्कार। और अब मैं दीदी की अनुमति से आज के कार्यक्रम की औपचारिक समाप्ति की घोषणा करती हूँ। फिर मिलेंगे हम लोग। आप सभी सक्रिय रहिए ग्रुप में, बस इतना आपसे आग्रह है सबसे। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्कार।